हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 21 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल आरओ एआरओ और आरआरबी एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे आवर्तों की संख्या होती है 7 और ग्रुप यानी कि समूह की संख्या होती है 18। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी के बारे में आपको बता दूं। देखिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें कैसे बनाया गया, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया, तो उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर यानी कि उसके बढ़ते हुए क्रम पर उसको सजाया गया है। और जिसमें प्रथम स्थान दिया गया हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो सबसे कम होती है, 1 होती है, इसलिए इसको पहले स्थान पर दिया गया। ठीक है, और देखिए जो आवर्त सारणी में मैंने बताया कि 18 ग्रुप होते हैं, इनकी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इनकी, उसको ग्रुप कहा जाता है। और जो एक तरह से हम देखते हैं कि जो 36 पंक्तियाँ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से आवर्त कहते हैं। आप इस तरह देख सकते हैं ये फिगर में, ये हमारा क्या है, एक तरह से ये 18 है। देखिए इस तरह से यहाँ से 1 से लेकर 18 ये क्या है, समूह हो गया। और आवर्त क्या है, ये इस तरह के ये 7 हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संचार या रक्त परिसंचरण जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि इसको किसने खोजा था? तो देखिए ये किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। देखिए तो इसमें देखिए हमारा हृदय होता है, धमनियाँ होती हैं, नशे और कोशिकाएं और रक्त, ये सारे एक तरह से रक्त परिसंचरण का यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट होता है। ठीक है, और देखिए और मनुष्य और अन्य जो पशुओं में जो रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे मैंने बात किया कि हृदय, धमनियाँ, ये सारे अंग आते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो शरीर के भीतर जो सामग्रियों का एक तरह से परिवहन करते हैं। ठीक है, इनकी जो वो पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है रक्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट यानी कि वेस्ट क्या है? तो देखिए हमारे शरीर के द्वारा जो जो प्रमुख अवशिष्ट है यानी कि वेस्ट है वो क्या है, यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है CH4N2O है, यूरिया का रासायनिक फार्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक कार्य किससे प्राप्त होता है? तो देखिए व्यापारिक कार्य की बात हो रही है तो ये कार्य कैम्बियम से प्राप्त होती है। देखिए कार्य के बारे में आपको बता दूं तो ये पेड़ की छालों से मिलकर बना होता है। और जो जो कैम्बियम होता है वो एक तरह से वनस्पति विज्ञान में हम देखते हैं कि कैम्बियम एक ऊतक की एक परत होती है जो पौधों के विकास के लिए असामान्य कोशिकाओं को एक तरह से जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स जो हमारे ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती है और सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो एड्रेनल ग्रंथि है यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, ये हमारे ब्लड प्रेशर को एक तरह से नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि है, इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए जो थायराइड ग्रंथि है इनकी ग्लैंड्स है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और ये मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता, इन सारी चीज़ में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। ठीक है, देखिए थाइमस ग्लैंड की बात अगर हम करें तो ये एक तरह से जो हार्मोन को स्रावित करता है, जो हमारे शरीर को रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक तरह से मदद करती है। ठीक है, देखिए अधिवृक्क की यानी कि एड्रिनल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो देखिए यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तनाव की स्थिति में हार्मोन को नियंत्रित करना, इनको उसको निकालना, इसका मेन काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है। प्रत्येक किडनी बड़ी मात्रा में किस उत्सर्जन इकाई से बना होता है? तो देखिए हमारी जो किडनी होती है वो किस उत्सर्जन इकाई से मिलकर बना होता है? तो यह है नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जो किडनी की जो स्टडी करता है, जो यानी कि जो नेफ्रॉन की स्टडी करता है एक तरह से, उसको क्या कहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहता है। यानी कि जो किडनी के उपचार में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे ये सारी चीज़ क्या है, एक तरह से ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है हमारा किडनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो देखिए फ्लोएम का काम क्या है, नहीं कि इसका मतलब क्या है? तो देखिए फ्लोएम का काम होता है कि आहार परिवहन के लिए इसका मेन उत्तरदायी होता है। ठीक है, और जल परिवहन के लिए क्या होता है, एक तरह से जाइलम होता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार की एक चीज़ें होती हैं
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए आप इस फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये है जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये एक तरह से रूट से हमारे जो जड़ है वहाँ से खनिज लवण को यानी कि पानी को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाता है। और देखिए जो यहाँ पे जो भोजन बनता है, पत्तियों की तरह भोजन बनता है, वो एक तरह से परिवहन होके एक तरह से इसकी जड़ों तक और अन्य भागों तक पहुँचाती है, ठीक है। ये किसका काम होता है? ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फिगर में देख लेंगे कई बार यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो इसको एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो देखिए ध्रुवण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम देखते हैं प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें हो सकती है लेकिन ध्रुवण ये नहीं होता। देखिए ध्रुवण होता क्या था कि ये अनुप्रस्थ तरंगों के एक गुण है जो हम देखते हैं कि उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है, ठीक है। देखिए ध्रुव का अर्थ होता है क्या? निश्चित होता है, यानी कि ध्रुवित तरंगे किसी सीमित रूप से दोलन करते हैं, ठीक है, जबकि अध्रुवित तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन करते हैं। तो ये ध्रुवित और अध्रुवित तरंगों में एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो देखिए तांबे का जो शत्रु तत्व होता है क्या होता है? गंधक होता है, ठीक है। देखिए इसको जो गंधक को हम शत्रु तत्व इसलिए कहते हैं, तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये गंधक तक एक तरह से हम देखते हैं कि स्वर्ण या प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ संयोग करके ये क्या करते हैं, एक तरह से अन्य जो अनेक यौगिक के रूप में बनाते हैं, ठीक है, जो वो एक तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए गंधक का जो जो आवर्त सारणी में रखा गया, ये 6a में इसको रखा गया, ठीक है। और देखिए इसकी परमाणु संख्या हो गई 29 और उसका परमाणु भार हो गया 63.3 हो गया। और ये एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग हम देखते हैं विद्युत चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है, कि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको प्रयोग किया जाता है तांबे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो देखिए अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, जो विधि का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक तरह से ये चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने का काम करते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि और फ्लोटेशन प्रक्रिया, ये क्या होता है? देखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण से हम क्या करते हैं, खनिजों को उनके घनत्व के आकार या हम कह सकते हैं घनत्व या आकार के अनुसार उसको अलग करने की एक विधि है जो गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, ठीक है। देखिए फ्लोटेशन प्रक्रिया, इसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों को जो है शुद्ध किया जाता है, पृथक किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीजन के कार्यों में से एक है? तो देखिए एंटीजन के क्या कार्य होता है? तो देखिए ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, यानी कि उसको मजबूत करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो देखिए शुद्ध जल में अगर हम देखते हैं डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए डिटर्जेंट है जिसको हम कहते हैं हिंदी में अपमार्जक कहते हैं, और ये देखिए होता क्या है, एक तरह से एक सर्फिकेंट होता है, यानी कि एक सक्रियक होता है, और जिसमें हम देखते हैं कि ये अगर हम जिसके तनु विलयन में देखते हैं कि सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये देखिए प्राय एक तरह से एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, और ये एक तरह से सफाई करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और देखिए इसका एक तरह से हम देखते हैं कि ये अपमार्जक कठोर जल में धुलाई के साथ जो है ये कार्य करती है, यानी कि इसको धुलाई में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो देखिए हवा का जो बुलबुला है एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। देखिए इसका मेन रीज़न क्या है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसका जो है उसकी क्षमता घट जाती है। और देखिए इसके साथ साथ क्या होती है, उसकी प्रकृति, उसकी जो नेचर होता है वो चेंज होता है, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और उत्तल लेंस जो है एक तरह से जो अवतल लेंस होता है वो उत्तल लेंस की भांति करता है। और इसी प्रकार पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु वो किस तरह के काम करता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पौधे और पशु सामग्री के पूर्ण या आंशिक अपघटन यानी कि डिकम्पोज द्वारा गठित मिट्टी के कार्बनिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीवांश और फौना के बारे में आपको बता दूं एक चीज़ है, तो देखिए ह्यूमस क्या होता है कि भूरे रंग का पदार्थ होता है, जो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जैविक पदार्थ है उसके अंशतः इनकी पूरे सड़ने गलने से जो है ये ह्यूमस बनता है, ठीक है। ये भूरे रंग का दिखाई देता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से उर्वरक के रूप में कार्य किया जाता है, ठीक है। देखिए फौना क्या होता है कि देखिए फ्यूना क्या होता है, एक तरह से एक विशेष क्षेत्र में हम देखते हैं कि समय में
जो पशुओं की जो जीवन होता है, उस सभी मौजूद जो पशु होते हैं उसके जीवन जो होता है वो एक तरह से फ्यूना कहलाता है। और सेम हम देखते हैं किसी विशेष क्षेत्र में या समय में हम देखते हैं मौजूद सभी वृक्षों को यानी कि पौधों को एक तरह से क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। तो फ्लोरा एक तरह से जो ये पौधों को, और फ्यूना जो है जीवित पशुओं को यानी कि जीव जंतुओं को कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीवांश की अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण मिलता है उसको हम जीवांश कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको इस यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस धातु का नाम बताइए जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, वो है चांदी यानी कि सिल्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए परावर्तक यानी कि जिसे जो परावर्तन की जो घटना होती है क्या होता है कि जैसे हम जब कोई प्रकाश किसी भी माध्यम पर प्रवेश करती है, वो जो है टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें हम देखते हैं कि ये एक तरह से सिल्वर में ज़्यादा होती है, और रफ जो या अपारदर्शी जो कोई चीज़ होती है तो उस पर रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है कौन से भाग से होता है, यानी कि किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो देखिए हमारी जो शरीर है उसमें यूरिन यानी कि जो हमारे मूत्र होता है उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य यानी कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस होता है उसमें वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो कि ये इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है ये हमारे मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा एक तरह से नियंत्रित होता है। ठीक है, ये फिगर में आप देख लोगे ये है मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, और देखिए ये इसका मेन कारण क्या है, ये आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। तो देखिए ये है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैथोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत तरह की जो परीक्षण किया जाता है हमारे शरीर की, जो है बहुत सारी जो टिश्यूज़ है उसके जो है वहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। देखिए फार्मेसी क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल जो साइंस है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है कि पेडियाट्रिक्स, देखिए जो बाल चिकित्सक होते हैं उसको एक तरह से पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए अगर अशुद्धियाँ किसी द्रव में मिल जाएंगी तो उसका क्वथनांक क्या होगा, उसका क्वथनांक हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वथनांक क्या होता है, किसी एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हम देखते हैं कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारे का मुख्य अयस्क क्या है। तो देखिए पारे का मुख्य अयस्क क्या है, वो है यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पिच ब्लेंड, बॉक्साइट और लिथियम, देखिए यहाँ पे जो पिच ब्लेंड है ये रेडियम का अयस्क है, और बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा लिथियम ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये जैविक और अजैविक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम देखते हैं कि एक निश्चित दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वस्तु यानी कि जैसे पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, जीव जानवर हो गया, ये सारे शामिल होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि तथा ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, और ये निर्भर देखिए कि मौसम, पृथ्वी और मिट्टी, जलवायु, इन सारी चीज़ को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, और इस जो संपूर्ण तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने के सहायक होते हैं। तो देखिए कई बार मैंने पूछा, ये है एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ये एक तरह से घाव भरने के काम आता है। ठीक है, एक तरह से ये हमारे शरीर को जो एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और देखिए ये वसामय ऊतक होती है जो हमारे शरीर को एक तरह से गर्म रखने का काम करती है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर शुद्ध जल में हम देखते हैं कि अगर डिटर्जेंट डाला जाता है तो वो एक तरह से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन वहाँ पे घट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करें कि जो साबुन होता है उसको जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है जैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है। तो देखिए बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है, वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने का कार्य होता है। बेयरिंग आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में इस तरह की बेयरिंग लगी होती है, और ये क्या काम करती है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है,
देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉम्सन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, ठीक है। और देखिए न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए इस सेशन के बेस के ऊपर एक जो है क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस धातु का नाम बताइए जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।